हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम आइडो की इस नई वीडियो में। उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी राजस्थान के एक ऐसे परिवार की है जिसने लालच के वसीभूत में ऐसा घिनौना काम कर दिया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। 24 जून 2023 की बात है। शाम के यही कोई 5 बज रहे थे। 36 वर्षीय सुधा चौधरी अपने 17 साल के बेटे अनुराग के साथ स्कूटी द्वारा नदबई बस स्टैंड से कासगंज रोड पर मौजूद अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में बाइक सवार 2 बदमाश उनका पीछा करने लगे। उन दोनों ने ही अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। उस दौरान स्कूटी अनुराग चला रहा था और उसकी मां सुधा पीछे बैठी हुई थी। उसकी स्कूटी जब सरस्वती मैरिज हॉल के पास मौजूद मंदिर के नजदीक पहुंची थी कि बाइक पर पीछा कर रहे युवकों में से पीछे बैठे युवक ने स्कूटी के बराबर में पहुंचकर सुधा चौधरी पर 2 गोलियां रोड डाली। गोली लगते ही सुधा की चीखें निकल गई और उसके शरीर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। जब तक लोग वहां का माजरा समझते तब तक बाइक सवार फरार हो चुके थे। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद उस इलाके में सनसनी फैल गई थी। सुधा चौधरी का बेटा अनुराग तो बाल बाल बच गया था, लेकिन उसकी मां का बुरा हाल था। वैसे ये घटना राजस्थान के जिला भरतपुर के नदबई कस्बे में घटी थी। सुधा चौधरी को एक गोली कंधे से होती हुई हार्ट तक पहुंच गई थी और दूसरी गोली उनकी कमर से नीचे लगी हुई थी। गोलियां लगते ही सुधा चौधरी स्कूटी से नीचे गिर गईं। स्कूटी रोककर अनुराग लोगों की मदद से अपनी मां को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नदबई ले गया, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस वक्त तक थाना नदबई में इस घटना की सूचना पहुंच गई थी और दिन दहाड़े एक महिला को बीच रास्ते में गोलियों से भुनने की खबर मिलते ही नदबई थाना के एसएचओ श्रवण पाठक पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर शुरुआती जांच शुरू कर दी और आसपास के दुकानदारों से भी उन्होंने वारदात के बारे में पूछा और घटनास्थल की कार्रवाई निपटाकर पुलिस टीम ने सुधा चौधरी के शव को मोर्चरी भिजवा दिया। वहीं दूसरी ओर मृतका का बेटा अनुराग सिसक कर लगातार रो रहा था। एसएचओ श्रवण पाठक ने उसे चुप कराया और ये दिलासा दिया कि हमलावर चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। घटना की खबर पाकर तब तक मृतका के मायके से एवं नदबई के रहने वाले आस पड़ोस के लोग भी अस्पताल व घटनास्थल पर पहुंच गए थे। हर कोई हैरत में था कि सुधा चौधरी जैसी दयालु, समझदार एवं हर किसी के सुख दुख में शामिल रहने वाली महिला की हत्या किस व्यक्ति ने और क्यों की होगी। सारे सवाल अपनी जगह थे, मगर सच यही था कि पिछले 15 वर्ष से सुधा अपने पति पुष्पेंद्र चौधरी से अलग रह रही थी। दरअसल पुष्पेंद्र सिंह सीआरपीएफ में नौकरी करते थे और करीब 3 साल पहले ही उन्होंने सुशीला चौधरी नाम के दूसरी युवती से शादी कर ली थी। लेकिन 27 जुलाई 2022 को पुष्पेंद्र सिंह का एक दुर्घटना में निधन हो गया। मतलब कि सुधा और पुष्पेंद्र का तलाक नहीं हुआ था। बगैर तलाक लिए पुष्पेंद्र ने सुशीला से दूसरी शादी कर ली थी। सुधा पुष्पेंद्र से अलग क्यों हुई और पुष्पेंद्र ने दूसरी शादी क्यों की और इनके बीच की क्या कुछ कहानी है, वो सब मैं आगे आपको कहानी में बताऊंगा। फिलहाल पुलिस को जैसे तैसे ये सब जानकारी मिल रही थी और मामला पेचीदा लगने लगा था। दूसरी ओर मृतका के 17 वर्षीय बेटे अनुराग ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि मैं और मम्मी पिछले 15 सालों से कासगंज रोड नदबई में अपने पिता से अलग रह रहे थे और मम्मी का पार्टनरशिप में भरतपुर में ऑक्सीजन गैस का प्लांट है। हमेशा की तरह 24 जून 2023 की सुबह मम्मी नदबई से भरतपुर गैस प्लांट पर गई थी और दोपहर 3:30 बजे भरतपुर से बस में बैठकर वह नदबई आई। उन्होंने बस में बैठने के बाद मुझे फोन करके स्कूटी लाने को कहा था और मैं स्कूटी लेकर नदबई बस स्टैंड पर पहुंच गया। अनुराग ने आगे बताया कि मम्मी बस से उतरकर मेरे पीछे स्कूटी पर बैठ गई। बाजार से मम्मी ने कुछ खरीदारी की और फिर हम दोनों स्कूटी से घर की ओर रवाना हो गए। जब हमारी स्कूटी कासगंज रोड पर देवी माता के मंदिर के पास पहुंची, तभी बाइक सवार 2 बदमाश स्कूटी के पास आकर कट्टे से मम्मी पर 2 फायर किए और फरार हो गए। घटनास्थल की खबर मिलने के बाद नदबई थाने के सीओ नीतिराज सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे और घटना की जानकारी लेने के बाद घटनास्थल का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने अपनी टीम को निर्देश दिया कि यहाँ के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरे घटना के समय अनुसार खंगाले जाएं। यदि हमलावर इस रास्ते से गए हैं तो उनकी फुटेज किसी न किसी कैमरे में कैद जरूर हुई होगी। और हुआ भी वैसा। काले रंग की बाइक पर वे दोनों संदिग्ध नजर आए
जिन्होंने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। लेकिन अफसोस इस बात का था कि सीसीटीवी कैमरे में ना तो आरोपी का चेहरा दिखा और ना ही गाड़ी का नंबर प्लेट क्लियर हो पाया। दूसरी ओर अनुराग अपने नाना बदन सिंह के साथ 24 जून 2023 को थाने पहुंचकर अपनी मम्मी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। और इसी दौरान इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। अनुराग ने पुलिस को बताया कि उसके चाचा मनोज चौधरी और सौतेली मां सुशीला ने ही मेरी मम्मी की हत्या कराई है। साथ ही अनुराग ने आरोप लगाया कि मम्मी की हत्या में दादी रामदेई व बाबा के भाई गुटियारी का भी हाथ है। अनुराग की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। अनुराग व उसके नाना बदन सिंह द्वारा दी गई जानकारी के बाद पुलिस आरोपियों की खोजबीन करने लगी। दूसरी ओर 24 जून 2023 की शाम को मेडिकल बोर्ड गठित कर सुधा चौधरी के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया और शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। इस केस को सुलझाने के लिए भरतपुर के एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। इस पुलिस टीम ने सर्वप्रथम सुधा चौधरी की ससुराल बुढ़वारी खुर्द जाकर ससुराल वालों से पूछताछ की। वहां जाने पर पता चला कि मनोज चौधरी जो अनुराग का चाचा था वह गांव से फरार है। यह साफ संकेत था कि जरूर सुधा चौधरी हत्याकांड में मनोज का हाथ है। अगर वह निर्दोष था तो फरार क्यों हुआ? पुलिस टीमों ने मनोज के संभावित जगहों पर होने की परिजनों से जानकारी ली और जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने उसी रात अपने मुखबिरों की मदद से मनोज को धर दबोचा और उसे नदबई थाने लाया गया। और आखिरकार 25 जून 2023 के दिन यानी कि 24 घंटे में ही नदबई पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया और मनोज ने अपना अपराध स्वीकार करने के साथ कई ऐसे नाम भी लिए जिन्हें सुन आप दंग रह जाएंगे। राजस्थान के भरतपुर जिले के अंतर्गत एक गांव आता है बुढ़वाड़ी खुर्द। इस गांव में एक लड़का था पुष्पेंद्र सिंह चौधरी। बचपन से ही मेहनती पुष्पेंद्र पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी अव्वल था। सुबह जल्दी उठकर दौड़ भाग करने वाला पुष्पेंद्र आखिरकार सीआरपीएफ में भर्ती हो गया। घर परिवार में खुशियां मनाई गई। पुष्पेंद्र की जब सरकारी नौकरी लगी तो आज से 18 साल पहले उसके लिए योग्य लड़की की खोजबीन शुरू हुई। एक रिश्तेदार ने हाथरस उत्तर प्रदेश के निवासी बदन सिंह की बेटी सुधा के बारे में बताकर हिम्मत सिंह चौधरी से कहा, जो पुष्पेंद्र के पिता थे, कि चौधरी साहब मेरी मानो तो पुष्पेंद्र के लिए सुधा जैसी गोरी और पढ़ी लिखी खूबसूरत बीवी ले आओ। जिस पर हिम्मत सिंह ने कहा कि एक दिन आप साथ चलकर बता दे तो फिर रिश्ता पक्का हो जाए। शुभ काम में देर कैसी, चलिए कल ही चलते हैं। इस तरह हिम्मत सिंह ने हाथरस आकर सुधा को देखा। गोरे रंग की तीखी नजरें वाली सुधा को पहली नजर में ही पुष्पेंद्र के लिए उन्होंने पसंद कर लिया। रिश्ता पक्का हुआ तो थोड़े ही दिन बाद शादी का मुहूर्त निकालकर आज से 18 वर्ष पूर्व पुष्पेंद्र की सुधा से शादी हो गई। 1 साल बाद सुधा को एक बेटा हुआ, उसका नाम अनुराग रखा गया। अनुराग के जन्म के बाद सुधा उसे पालने पोसने में लग गई। पति ज्यादातर ड्यूटी पर आते थे। बेटे की देखरेख में घर का काम समय पर नहीं होता तो सास उससे लड़ने लगती। सुधा लाख सफाई देती कि वह अनुराग को नहला धुला रही थी, मगर सास उसकी एक न सुनती और कहती कि हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, उन्हें संभालते हुए घर का कामकाज करते थे, खेती का काम भी करते थे और पशुओं को भी पालते थे, वगैरह वगैरह। तमाम बातें बताकर सुधा की सास सुधा को यह जताती थी कि तुम कामचोर हो। इस प्रकार सास बहू की रोज रोज किचकिच होने लगी। यदि पुष्पेंद्र छुट्टी पर घर आता तो माँ उसके कान भरती। पुष्पेंद्र माँ का पक्ष लेता तो सुधा उससे लड़ पड़ती और फिर पुष्पेंद्र भी उससे लड़ पड़ता। और उस समय अनुराग मात्र 2 साल का था। तब यानी कि आज से 15 साल पहले रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर सुधा अपने मायके जा बैठी। पुष्पेंद्र को उसकी माँ इस कदर भड़काती कि पुष्पेंद्र को सुधा फूटी आंख छीने लगती। एक बार पति पत्नी का रिश्ता खराब हुआ तो वह वक्त के साथ टूटता ही चला गया और सुधा कई वर्षों तक मायके में ही रही। लेकिन कुछ समय बाद वह नदबई आकर रहने लगी, जहां भरतपुर में उसने पार्टनरशिप में ऑक्सीजन गैस प्लांट लगाई। इस प्लांट से सुधा को काफी अच्छी खासी आय हो जाती और वह कासगंज रोड नदबई में अपने बेटे अनुराग के साथ रहने लगी। वह सुबह भरतपुर गैस प्लांट जाती और शाम तक नदबई वापस लौट आती। सुधा एक तरह से अपने बेटे अनुराग के लिए ही जी रही थी। सुधा और पुष्पेंद्र ने तलाक नहीं लिया था, मगर वे अलग अलग पिछले 15 सालों से रह रहे थे। पुष्पेंद्र ने एक तरह से सुधा को बिना तलाक दिए शादी के 2 साल बाद ही छोड़ दिया था और अलग अलग 15 साल रहने के बाद पुष्पेंद्र ने मथुरा की रहने वाली सुशीला से दूसरी शादी कर ली।
सुशीला से भी एक बेटा हुआ लव्यांश। सुधा को जब पुष्पेंद्र की दूसरी शादी और एक बेटा होने का पता चला तो वह जल भुन गई। सुधा चौधरी नदबई नगर पालिका से दिसंबर 2021 में हुए चुनाव में कांग्रेस के टिकट से वार्ड नंबर 21 की प्रत्याशी भी थी, लेकिन वह हार गई। बावजूद चुनाव के बाद सुधा चर्चा में आ गई और सुधा को यूथ विंग का अध्यक्ष भी बनाया गया। अब वह राजनीतिक पार्टियों में भी पूरी तरह से एक्टिव रहने लगी। जब सुधा के पास राजनीतिक सपोर्ट मिला तो उसने पुष्पेंद्र पर तलाक का केस भी कर दिया। दूसरी ओर सुधा ने अपने माता पिता को भी हाथरस से नदबई ले आई और वो अपने माता पिता और बेटे अनुराग के साथ नदबई रहने लगी। पुलिस जांच में पता चला कि पुष्पेंद्र सिंह का जुलाई 2022 में निधन हो गया, जिसके बाद से दोनों पत्नियों के बीच विवाद छिड़ गया। दरअसल पुष्पेंद्र के मौत के बाद अनुकंपा के नियम के तहत बेटे को नौकरी दी जानी थी। ऐसे में सुधा और सुशीला दोनों ही अपने अपने बेटे को नौकरी दिलाना चाहती थी। इसके अलावा दूसरा कारण पति का पेंशन भी था। पुष्पेंद्र की मौत के बाद सरकार की ओर से लाखों रुपए दिए जाने थे। इन पैसों के लिए भी सुधा और सुशीला के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। साथ ही पुष्पेंद्र के नाम पर गांव में खेती की काफी जमीन थी। इसको लेकर भी दोनों में विवाद था। जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि सुशीला ने आधार कार्ड से लेकर सारे डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करवा ली थी और उसके खिलाफ नदबई थाने में सुधा चौधरी ने रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी। मतलब साफ था कि दोनों के बीच विवाद सिर्फ पैसों को लेकर था। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह था कि जब पुष्पेंद्र की दोनों पत्नियों के बीच विवाद था तो देवर मनोज ने सुधा की हत्या क्यों कराई। दरअसल पुष्पेंद्र की मौत के बाद उसके घर वालों ने तय कर लिया था कि सुशीला की शादी पुष्पेंद्र के छोटे भाई मनोज से करा देंगे। गांव में रहकर मनोज खेती संभालता था। उसे भी लगा कि इससे भाई की मौत पर मिलने वाले पैसे भी उसको मिल जाएंगे और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भी सुशीला को मिल जाएगी। लेकिन जब इधर सुधा को पुष्पेंद्र की मौत पर रुपयों की एक किस्त मिल गई तो मनोज को लगा कि इस तरह उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। ऐसे में मनोज ने 1.5 महीने पहले से ही सुधा के मर्डर की प्लानिंग शुरू कर दी। उसने सोचा कि सुधा की हत्या के बाद रुपए सुशीला को मिल जाएंगे और प्रॉपर्टी में भी बंटवारा नहीं हो सकेगा। ऐसे विचार मन में आए तो मनोज अपनी भाभी सुधा का मर्डर करवाने के लिए शूटर की तलाश करने लगा, मगर उसकी तलाश विफल रही। उसके संपर्क से उसे कोई शूटर नहीं मिल रहे थे। तभी मनोज को ख्याल आया माधव के बारे में। माधव उसकी दूसरी भाभी सुशीला का भाई था। जब मनोज ने उसे बताया कि सुधा का मर्डर करवा दो, हमारी संपत्ति को लेकर मामला चल रहा है, हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। सुधा की मौत के बाद सारी संपत्ति सुशीला और मेरी हो जाएगी। जिस पर माधव ने कहा मर्डर तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पैसों के लिए शूटर की लाइन लगा दूंगा। जिसके बाद उसने अपने चचेरे भाई शिशुपाल को यूपी से बुलवा लिया और एक 16 साल के नाबालिग को मथुरा से बुलाकर उसे भी उसमें शामिल कर लिया और सुपारी की राशि 4 लाख रुपए में तय करके मनोज ने कुछ एडवांस दे दिए और बाकी के पैसे काम होने के बाद मिलने थे। इसके बाद मनोज ने माधव, शिशुपाल और उस नाबालिग को अपने भाभी के सारे मूवमेंट की जानकारियां दिया कि वह कब और कैसे कहां आती जाती है। इसके साथ ही उसने सुधा का फोटो, स्कूटी का नंबर और बहुत सी चीजें बताई जिससे हमलावर का काम आसान हो सकती थी। फिर क्या चारों ने योजना बनाई और उसे अंजाम देने का दिन चुना 24 जून। जब 24 जून को सुधा अपने बेटे के साथ स्कूटी पर बैठकर घर जा रही थी, तभी इन आरोपियों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उस वक्त आरोपी माधव बाइक चला रहा था और 16 वर्ष का नाबालिग कट्टे के साथ पीछे बैठा था। जैसे ही इन्हें सही समय मिला, नाबालिग ने सुधा पर फायरिंग कर दी और इसके बाद क्या कुछ हुआ आप खुद जानते हैं। खैर पुलिस मनोज को गिरफ्तार करने के बाद मुखबिरों की मदद से बाकी के उन तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर ली और उन्हें अदालत में पेश किया गया। लेकिन ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। उम्मीद है आरोपियों की जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। खैर दोस्तों, इस केस में हमने देखा कि पैसे की लालच ने कैसे एक 17 साल के लड़के को अनाथ कर दिया और एक बेकसूर महिला की जान भी ले ली। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ।